नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा। ओम एस्ट्रोवर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जैसा कि आपको विदित है कि हम इस समय मकर राशि के साथ विभिन्न लग्नों के कॉम्बिनेशन पर वीडियो बना रहे हैं और 2025 का गोचर किस तरह का इनका निकलेगा, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसी तारतम्य में हम आज चर्चा करने जाएंगे, वो हमारी चर्चा होगी मकर लग्न और मकर राशि पर, क्योंकि हम अभी तक 9 राशियों को 9 लग्नों को कवर कर चुके हैं। मेष लग्न और मकर राशि, वृषभ लग्न और मकर राशि, मिथुन लग्न और मकर राशि, कर्क लग्न और मकर राशि, सिंह लग्न और मकर राशि, कन्या लग्न और मकर राशि, तुला लग्न और मकर राशि और वृश्चिक लग्न और मकर राशि, साथ ही साथ धनु लग्न और मकर राशि। इस प्रकार से ये 9 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 10वीं बात कर रहे हैं। तो मकर लग्न और मकर राशि यानी जिनकी लग्न में 10 अंक लिखा हो या जिनके होरोस्कोप के पहले घर में 10 अंक लिखा हो और चंद्रमा भी वहीं बैठे हो, इनको कहते हैं मकरू। यानी लग्न भी आपकी मकर है और चंद्रमा भी मकर है, तो अब पूर्णतः आप मकरू हो गए। मकरू इन द सेंस कि आपका जो स्वभाव हो गया, आपका जो नेचर हो गया, पूरी तरह से अब मकर राशि का हो गया। आपके अंदर यदि आप उत्तराषाढ़ा के जन्मे हैं तो आपके अंदर सूर्य के लक्षण दिखाई देंगे, लीडरशिप वाली क्वालिटी होगी, बड़े बड़े पदों पर आप सुशोभित होंगे। यदि आपके अंदर श्रवण नक्षत्र में आप जन्मे हैं तो आपकी जो कैपेसिटी होगी या क्षमता होगी, जो क्वालिटी होगी, सुनने वाले होंगे, आप लोगों की बात सुनेंगे, गंभीरता से विचार करेंगे, उसके बाद कोई आर्गुमेंट करेंगे। लेकिन उत्तराषाढ़ा वाले लोग ज्यादा देर तक चुप नहीं रहते हैं। वो उन्होंने तो सुना नहीं तो आपको तुरंत उनको जवाब देना है, नगद व्यवहार करते हैं। तो यही वजह है कि इनकी अपने बॉस के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ, अपने ऑफिस में जो इनके अधिकारी होते हैं या फिर इनके जो कार्य क्षेत्र में इनके जो साथी होते हैं, ये किसी की ज्यादा सहन नहीं करते हैं और उस चक्कर में इनके आर्गुमेंट हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाते हैं। तीसरा आता है धनिष्ठा। तो जैसे कि इनके स्वामी है दोस्तों, उत्तराषाढ़ा के स्वामी सूर्य हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव देखने को आता है। जो श्रवण है, श्रवण के जो स्वामी है चंद्रमा है, तो उसमें आपको चंद्रमा का प्रभाव देखने को, मतलब कूल होते हैं ऐसे लोग, सुनते हैं, चीजों को गंभीरता से विचार करते हैं, उसके बाद फिर कोई जवाब देते हैं, डिसीजन देते हैं। वहीं धनिष्ठा वाले हैं तो वो मंगल के नक्षत्र में पैदा हुए होते हैं। धनिष्ठा के चाहे वो पहला चरण हो या दूसरा चरण हो, आप ये मान के चलिए कि धनिष्ठा नक्षत्र वाले जो पैदा हुए जातक होते हैं, वो फायर एलिमेंट प्रधान होते हैं, उनके पास मंगल की ऊर्जा होती है। मेहनती तो बहुत होते हैं नो डाउट, लेकिन ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव होता है इनका। ये ना एक लिमिट के बाद आदमी को झेलते नहीं है और उससे गैप बना लेते हैं, दूरी बना लेते हैं और बड़ी देर में उसको माफ करते हैं, चाहे इनके फैमिली मेंबर हो या इनका फ्रेंड हो। तो कुछ इस तरह का नेचर धनिष्ठा नक्षत्र वालों का देखने को मिलता है। इसी में दोस्तों अभिजीत नक्षत्र भी आता है। अभिजीत नक्षत्र में जो लोग पैदा होते, क्योंकि वो छोटा नक्षत्र है इसलिए इसको गिना नहीं जाता 27 नक्षत्रों में, लेकिन अभिजीत नक्षत्र में जिनका जन्म होता है वो भी अद्भुत होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं। आपने देखा भी होगा हमारे वैदिक ज्योतिष में जो मुहूर्त निकालती हैं उसमें अभिजीत नक्षत्र का बहुत विशेष महत्व होता है। सामान्यतः ये दोपहर में 12 से और 1 के बीच में रहता है ज्यादातर समय, कभी कभार ये 11 साढ़े 11 भी हो जाता है। तो कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसके लिए अभिजीत नक्षत्र देखा जाता है कि कार्य की शुरुआत के लिए हम अभिजीत में आए। तो ये है कहानी छोटी सी मकरू भाइयों की, मकर राशि वाले या मकर लग्न वाले लोगों की। बेहद ही इमोशनल सेंटिमेंट पर्सन है, कार्य क्षेत्र में सेंटिमेंट लेके चलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है क्योंकि ये 10वें के चंद्रमा है, शनि की राशि में बैठे हुए चंद्रमा है
और जब किसी के कार्य क्षेत्र में चंद्रमा आगे आ जाते हैं तो दिमाग से नहीं, फिर दिल से सोचते हैं और दिल से डिसीजन लेते हैं, और यही इनके लिए तकलीफ दे होते हैं। ये बड़ी डिवोटी होके कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, भागते नहीं है काम को छोड़कर। कोई जिम्मेदारी यदि आप इनको देंगे तो ये निश्चित रूप से, इनको कोई ऑब्जर्व कर रहा हो, बात कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं, बड़े अच्छे ढंग से निभाते हैं। लेकिन चूंकि ये अपना 100% देते हैं, और उसके एवज में जब इनको उसका रिटर्न नहीं मिलता है, या ये उसे कह लो काम करने के में काम किया और आउटपुट नहीं आया, उनको शाबाशी बॉस की नहीं मिली, तब फिर ये बड़े दुखी और परेशान होते हैं कि ये सब क्या है, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, मैं सबके लिए करता हूँ या करती हूँ जो भी है, और कोई भी जो है मेरे काम की सराहना नहीं करता है, कोई भी मेरे काम की तारीफ नहीं करता है। ये सब चीज कई बार आपको इन लोगों से कहते और सुनते मिल जाएगी कि हम सभी के लिए करते हैं, लेकिन हमारा जो है बिल्कुल भी कोई परोपकार नहीं मानता है, और हम चाहे जान दे दें किसी के लिए, लेकिन हमें देखने में आता है कि हमारा जब मौका लगता है तो कोई सामने खड़ा नहीं होता है। तो क्या होता है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है और पर्सनल लाइफ थोड़ी अलग होती है। हम जब इनको मिक्सअप कर देते हैं तो हमारी दोनों जीवन प्रभावित हो जाते हैं। कैसे? जो हमारा दिमाग होता है ना, उसका काम है चैतन्यता, उसका काम है चीजों की सही और अच्छे को परखना, और उसके बाद यस या नो, दो में ही वो आंसर देता है। लेकिन वहीं हमारा जो दिल है, वो क्या चाहता है कि उनको पता है कि ये काम नहीं होना है, या इसके होने से या न होने से कई ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति उस काम को करता है। तो कार्य क्षेत्र में जो डिसीजन ले जाते हैं उसमें बड़ा जो पार्ट होता है वो माइंड का होता है। और मकर राशि वाले जनरली क्या करते हैं कि दिमाग की जगह डिसीजन दिल से लेते हैं, और जो दिल से लिए डिसीजन होते हैं वो होते तो पवित्र हैं, नो डाउट, भावनाएं उसके पीछे इनकी अच्छी होती हैं, लेकिन भावावेश में आकर कई बार हम अनबैलेंस हो जाते हैं। जो हमारी, क्योंकि आप मान लीजिए किसी को कोई सजा दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक के साथ न्याय हो रहा है तो दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है, और अगर आप दोनों को तालमेल बैठाने की कोशिश करोगे कि मैं दोनों को न्याय दे दूं, तो दोनों को संतुष्ट आप कर नहीं सकते। तो ये दोनों पक्षों को जो संतुष्ट करने में लगे रहने की आपकी प्रवृत्ति है मकर राशि वालों, यही आपकी समस्या का मूल जड़ है। तो खैर, ये तो लंबा चर्चा का विषय है। हम बात करते हैं कि क्या गोचर में इनको सावधानियां बरतना है और किस तरह का गोचर ये रहेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सेकेंड हाउस से राहु गोचर कर रहे हैं, और आपके 8th हाउस से केतु गोचर कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का ये टाइम बन रहा है, आपके कामों में चेंज आने की संभावनाएं दिख रही हैं। ये राहु अचानक से कई बार धन लाभ भी देते हैं और कई बार ट्रांसफॉर्मेशन भी देते हैं, सॉरी केतु। और राहु जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो वाणी को कई बार कटु कर देते हैं। यदि ये नक्षत्र एक बार देखना होता है कि किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं राहु। कुंभ में, यदि कुंभ में बैठे हैं राहु, 11वें में गोचर कर रहे हैं और धनिष्ठा में बैठे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वाणी आपकी बहुत कड़वी हो जाएगी, लोग आपसे दूर भागेंगे, आपसे लोग कटना चालू हो जाएंगे। तो ये चीज है। बकाया यदि यही अगर नक्षत्र परिवर्तन हो जाए और इसकी जगह दूसरे नक्षत्र में आ जाए तो चीजें बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं? आपकी जो भाषा है वो डिप्लोमेटिक हो जाएगी। सामने वाला क्या सुनना चाह रहा है आप उस हिसाब से बात करेंगे और उसी हिसाब से आंसर देंगे। परिवार में, कुटुंब में भी आप सबको लेके चलेंगे। तो ये कई बार फर्क होता है। तो पर्टिकुलर हमें होरोस्कोप देखना होता है इसके लिए कि आपके प्लानेट कितने डिग्री पर, राहु जैसे 11th से गोचर कर रहे हैं, आपके कुंभ से गोचर कर रहे हैं सेकंड हाउस से, तो वो किस राशि में बैठे हुए देखना। थर्ड हाउस से आपके शनि गोचर कर रहे हैं, तो तीसरे भाव में जब शनि बैठते हैं तो पराक्रम अधिक करवाते हैं आपसे। ये है ही, आपको पता है, कर्म के स्वामी है, दंड के स्वामी है, न्याय के स्वामी है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि कर देते हैं, अधिक परिश्रम करवाते हैं। भाग्य भाव पर चूंकि इनकी सीधी दृष्टि रहती है
तो भाग्य से जो कुछ हमको मिलना है उसको देने में थोड़ी सी इशू आता है। इसके अलावा क्या है कि तीसरी दृष्टि जो डालते हैं वो आपके पंचम हाउस पर डालते हैं, संतान भाव पर डालते हैं।